आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। इम्पीरियस मिसस्टेप्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है लक्षद्वीप में अभी क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उस चीज़ के ऊपर डिटेल में देखेंगे क्या है। देखो, पढ़ना उसी अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ा करते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। अगर अप्रोच आपकी ऐसी रहेगी ना जैसी मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश आपके लिए खेल बन जाएगी। आपको ट्रांसलेट करना है हर सेंटेंस को, लेकिन उसकी ग्रामर और स्ट्रक्चर को अलग से लेकर के समझना है। सारी ग्रामर रूल्स, सारी वोकैबुलरी जो आप सीखेंगे अप्लाई करेंगे इन क्विज़ के ऊपर। ये फर्स्ट क्विज़ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है ना। स्क्रीनशॉट लें इसका। एंड दिस इज़ द सेकंड वन। ये क्लोज टेस्ट है फॉर एवरीबडी। सब लोग इसको सॉल्व करें। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इम्पीरियस मिस स्टेप्स। देखो, मिस स्टेप का क्या मतलब होता है? ऐसा स्टेप जो मिस्ड हो, ऐसा स्टेप जो गलत हो, जो गलत कदम हो, इसको मिस्टेक बोल दो, ब्लंडर बोल दो। और इम्पीरियस का मतलब होता है, ये वर्ड कई बार आया पिछले दिनों में, डिक्टेटोरियल, तानाशाही, ऐसी चीज़ जो बड़ी अकड़ू हो, कैवेलियर हो, हाई हैंडेड हो। तो कह रहा है कहीं पे गलत कदम चले गए हैं और बड़ी ही अकड़ के साथ, बहुत ही तानाशाही एटीट्यूड के साथ। अब बात कहाँ की हो रही है? बात हो रही है ऑन लक्षद्वीप रेस्ट्रिक्शंस। लक्षद्वीप नाम की यूनियन टेरिटरी में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जो पाबंदियाँ लगी हैं, उनकी बात कर रहा है। अब इस ऊपर वाले फ्रेज में देख लेना, जो देखने वाले वर्ड्स हैं, मिस स्टेप्स का ब्लंडर और मिस्टेक तो सिनोनिम होता ही है, लेकिन एक ये फ्रेंच वर्ड भी है फोपा। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। लिखा जाता है फोक्स पास, बोला जाता है फोपा। फो का मतलब फॉल्स फ्रेंच लैंग्वेज में, पास का मतलब कदम, है ना। तो फोपा मतलब गलती से चला हुआ कदम, गलत कदम। इम्पीरियस के सिनोनिम में एक वर्ड है, इनका सिनोनिम है हाई हैंडेड। इससे बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है अंडर हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है इम्पीरियस या अकड़ू। अंडर हैंडेड का मतलब है जालसाजी वाला, धोखाधड़ी वाला, है ना, डिसेप्टिव। ध्यान रखना है, दोनों वर्ड्स को अलग अलग यूज़ करना, सेम मत मान लेना। चलो आ जाओ, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी। हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। कल रात में प्रीमियम मेंबर्स के लिए मेंस लेवल आरसी के सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चला करके देखें अपनी प्लेलिस्ट में, अगर आप मेंबर है तो। जो लोग मेंबर नहीं हैं, इन वीडियोस को चला कर देखना चाहते हैं, ज्वाइन बटन प्रेस करके आप भी मेंबर बन सकते हैं। कह रहे द सेंटर शुड रिकॉल द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर एंड ड्रॉप हिज इल कंसीव्ड प्लान्स। कह रहे सेंटर को रिकॉल करना चाहिए। अब रिकॉल करना क्या होता है भाई? दो मीनिंग होते हैं इसके। या तो किसी चीज़ को फिर से याद करना है ना, भूल गए हो, और या फिर किसी को रिकॉल कर लेना, किसी को वापस कॉल कर लेना, बुला लेना। तो कह रहा सेंटर को बुला लेना चाहिए वापस। किसको? लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को। अच्छा, और क्या करना चाहिए? एंड लगा के बता रहा है सेंटर शुड ड्रॉप, सेंटर को ड्रॉप भी कर देना चाहिए इस लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के जो खराब तरीके से बने हुए प्लान्स हैं, इल कंसीव्ड प्लान्स हैं। समझ गए? सेंटर की दो वर्ब्स हैं, शुड रिकॉल एंड शुड ड्रॉप। दूसरी बार शुड को नहीं लिखा है, एंड कंजंक्शन आ गई है, हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर रहे हैं। रिकॉल देख लिया ना आपने, किसी चीज़ को आप याद करने की कोशिश करते हो ना, आप बोलते हो यार उसका नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब नाम तो पता है लेकिन अब याद नहीं आ रहा। और रिकॉल का दूसरा मीनिंग हो गया फिर से कॉल कर लेना किसी को, बोलना भाई वापिस आ जा, रिकॉल। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली एक वर्ड है अपने पास, इल कंसीव्ड। बहुत ही कूल ग्रामर कॉन्सेप्ट है अपने पास। देखो, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। अब गुड और बैड जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं मेनली, है ना। और वेल गुड की एडवर्ब फॉर्म में और इल एडवर्ब फॉर्म में बैड की। अगर आप इतना समझ गए तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत सारे, है ना। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, बैड एडजेक्टिव है और इल उसकी एडवर्ब है। अच्छा, इल जो है ना, इल वो एडजेक्टिव भी है। बैड और इल एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं इन एडजेक्टिव फॉर्म, किसी खराब चीज़ के लिए, है ना। जैसे लड़का खराब है, मैनर्स खराब है, तो इल मैनर्स बोल दो चाहे बैड मैनर्स बोल दो, एक ही बात है। अब इसको यूज़ करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बनेंगे। मोहिनी हैज़ गुड या वेल मैनर्स। मोहिनी के पास अच्छे, गुड या वेल अच्छे मैनर्स हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे गुड या वेल में से क्या लगाया जाए। सबसे पहले ये बताओ, जो भी लगेगा वो आया किसके लिए है? मैनर्स के लिए आया। मैनर्स तो एक नाउन है, नाउन के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। वेल तो अच्छा होता है लेकिन एडवर्ब फॉर्म में,
एडवर्ब तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं अपने को, ना तो किसी वर्ब के लिए लगाना है ना किसी एडजेक्टिव के लिए लगाना है। तो क्या करें भाई, यहाँ पे एडजेक्टिव को हम चूज करेंगे, नाउन के लिए गुड को लगाएंगे, ठीक है। अगर वेल मैनर्स लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, गुड मैनर्स ही सही होगा। मोहिनी इज अ गुड मैनर्ड गर्ल, मोहिनी एक अच्छे मैनर्स वाली गर्ल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे गुड लगा है, क्या ये सही है? देखो मैनर्ड के लिए आया गुड, मैनर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब अकेले आ जाए वो एडजेक्टिव का काम करती है, एडजेक्टिव के लिए आती है वो होती है एडवर्ब, गुड है एक एडजेक्टिव। अब क्या करूं, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो एडवर्ब चाहिए, गुड को निकालो और लिख दो वेल मैनर्ड गर्ल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? बड़ा ही सिंपल सा सीधा सा जो है कॉन्सेप्ट है, कब एडजेक्टिव कब एडवर्ब आएगा उसके हिसाब से आपको चूज करना है। वैसे ही मोहिनी हैज़ इल या बैड या इल मैनर्स, मोहिनी के पास खराब मैनर्स हैं। अब मैंने आपको बताया खराब के लिए इल और बैड दोनों ही यूज होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। आप इल मैनर्स लगा दो तो भी ठीक है, बैड मैनर्स लगा दो तो भी ठीक है। अब इसको देखो, मोहिनी इज अ बैड मैनर्ड गर्ल, मोहिनी खराब मैनर्स वाली लड़की है। अब देखो मैनर्ड के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आएगा, बैड और इल में से एडवर्ब है इल, इल को लगाओ यहाँ पे लिखो इल मैनर्ड गर्ल। तो इसलिए कहीं पे गुड मैनर्ड बैड मैनर्ड अगर दिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत होता है, इल मैनर्ड ही सही होता है। जैसे इस केस में लिखा हुआ है इल कंसीव्ड ना कि बैड कंसीव्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए एडवर्ब आई है। अब लास्ट में और एक चीज़ देख लो, द क्रिटिकली इल पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू आईसीयू, खराब तरीके से जो इल था, क्रिटिकली जो इल था, गंभीर रूप से जो इल था, ऐसा पेशेंट ट्रांसफ़र किया गया आईसीयू में। ये सेंटेंस गलत है। इल जो है ना ये एक एडजेक्टिव तो है बीमार के लिए, लेकिन कब आता है ये? नाउन के बाद में। अगर इल को नाउन से पहले रखा हुआ है तो उस नाउन को बीमार नहीं कर रहे हो, उस नाउन को आप खराब बता रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे बैड का सिनोनिम बन जाएगा। तो क्रिटिकली बैड पेशेंट था, बड़ा ही खराब पेशेंट था, बदमाश था एक नंबर का, इसका मतलब हो गया ये। अब गलती होगी ना आपसे, इस इल को पेशेंट से पहले नहीं बल्कि बाद में रखना है, यहाँ पे बाद में रखने का कोई मौका है नहीं, तो इल को बदल दो सिक में, ठीक है। एक क्रिटिकली सिक पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू द आईसीयू। अब इस केस में देखो, द पेशेंट शिफ्टेड इन द आईसीयू, शिफ्टेड टू द या इन द आईसीयू वॉज क्रिटिकली इल। इस केस में क्रिटिकली इल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेशेंट के लिए आया और पेशेंट के बाद में आ रहा है। इल को अगर नाउन के बाद में रख दिया जाए तो इल जो है बहुत अच्छे से किसी को भी बीमार कर सकता है ना। चलो अब अपने ले लेते समरी, किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। देखो भारत की एक यूटी है लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं यहाँ या तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लक्षद्वीप में है एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। अब लक्षद्वीप अपने आप में अलग थलग है, ये बहुत दूर है ना। भारत के सिटीज़ जो हैं उनके एनवायरनमेंट से बहुत दूर है ये। वहाँ पे आपको नेचुरल लैंडस्केप मिलेगा और आदिवासी लोग मिलेंगे ज़्यादातर। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं नए नए, प्रफुल्ल के पटेल, इन्होंने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वहाँ के आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे कि हम यहाँ पे विकास करेंगे, है ना। साथ ही साथ उनके खान पान, उनके रहने के तरीक़ों में भी छेड़छाड़ की जा रही है। इसके खिलाफ वहाँ के सभी आदिवासी खड़े भी हो गए हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है लक्षद्वीप जो है उसकी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि वो इंडिया से थोड़ा अलग है। वहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नेचुरल लैंडस्केप मिलेगा, है ना। ज़्यादा बड़ी इमारतें नहीं मिलेंगी। तो ऐसी डेवलपमेंट करके उसका लैंडस्केप ख़राब मत करो। आदिवासी लोगों को भी अभी तक प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनके कल्चर से भी छेड़छाड़ मत करो। सेंटर को फटाफट इस एडमिनिस्ट्रेटर को बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये उतारू है इस नई छेड़छाड़ वाले प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मानने को तैयार नहीं है प्रफुल्ल के पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के। समझ गए? बस यही आज इसकी समरी है। टोन है कंडेमनिंग, बहुत बुरे तरीके से कंडेम कर रहा है, बहुत हैवीली कंडेम कर रहा है ना, क्रिटिसाइजिंग। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलो उससे पहले मैं ऐड करूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केरल लक्षद्वीप एन आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स totaling 32 square kilometers in the Arabian Sea has had an idyllic existence as a union territory। केरल लक्षद्वीप जो है, एक सेकंड रुक जाओ इसको साइड कर दें। केरल लक्षद्वीप जो है जो कि एक आर्किपेलागो है,
आर्कीपेलागो एक वन वर्ड होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए, है ना। 10, 15, 20 आइलैंड्स मिल जाएं तो उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। कह रहा लक्षद्वीप जो कि एक टापुओं का समूह है और टापू हैं 36 आइलैंड्स, है ना, और जो टोटल करते हैं 32 स्क्वायर किलोमीटर्स को, और ये सब के सब कहाँ हैं, अरेबियन सी में। कह रहा है इस लक्षद्वीप ने रखता आया है, हैज़ हैड, ये रखता आया है, और क्या रखता आया भाई, एक ऐसी एग्जिस्टेंस को जो है इडलिक। इडलिक का मतलब होता है रस्टिक, गांव जैसी। एक कुआं है, उसके पास में कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ें चल रही हैं, सामने जंगल है, आसपास पहाड़ हैं, है ना, हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, ऐसी जो सीनरी होती है उसको बोलते हैं इडलिक, है ना। तो कह रहा लक्षद्वीप ऐसे ही एग्जिस्टेंस को, बड़े पीसफुल और बड़े ही डिलीजेंट एक्सीलेंट एग्जिस्टेंस को रखता है एज अ यूनियन टेरिटरी। समझ गए। लक्षद्वीप सब्जेक्ट है, हैज़ हैड आपकी वर्ब है, हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड कई बार हम कर चुके हैं ग्रामर सीरीज का पार्ट नंबर 5। जरूर से इस वीडियो को जाकर देख लेना कब हैज हैड को लगाना होता है ना। आज फिर से नहीं करेंगे। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। ये वन वर्ड था, ये आपने देख लिया, इडलिक मैंने आपको बता दिया। अब देखने वाली चीज़ क्या है, अरेबियन सी। हर समंदर के आगे, हर दरिया के आगे, हर ओशन के आगे आप लगाएं किसको, द नाम के आर्टिकल को। द पैसिफिक ओशन, है ना, जो भी ओशन है उसके आगे द लगाएं, सी के आगे। लेकिन लेक्स के आगे द नहीं लगता। लेक्स जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, उनके आगे नहीं लगता। तो याद रखना, लेक्स को छोड़ के हर वाटर बॉडी के आगे आपको द लगाना होता है, समंदर हो चाहे नदी हो चाहे कैनाल हो। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में यू आ रहा है, लेकिन इससे पहले हमने अ लगाया है। रीजन क्या है, यू आ रहा है, AEIOU, लेकिन इसकी आवाज़ आ रही है य की, कॉन्सोनेंट। अगर इसमें ऊ की आवाज़ आ रही होती तब तो एन लगाता, लेकिन यू की आवाज़ आ रही है इसलिए ए को लगा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इट सीम्स बट नो लॉन्गर, इट सीम्स एज द लॉन्ग आर्म ऑफ दिल्ली इज रमेजिंग अराउंड द आइलैंड्स दीज डेज। कह रहा है लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर। अब ये जो था ना इडलिंग एग्जिस्टेंस, अब नहीं है। कह रहा है बट नो लॉन्गर। इट सीम्स अब दिखाई देता है एज, क्योंकि जो लॉन्ग आर्म है, लंबे हाथ हैं दिल्ली के, वो रमेज अराउंड कर रहे हैं। रमेज अराउंड करने का मतलब होता है चप्पा चप्पा छान मारना, किसी जगह में पूरी रेखी करना, स्क्रूटनी करना। तो लंबे लंबे जो हाथ हैं दिल्ली के, वो स्क्रूटनी कर रहे हैं, चप्पा चप्पा छान रहे हैं इस आइलैंड का दीज डेज, आजकल, है ना। समझ गए। तो अब जो है वैसा इसका एग्जिस्टेंस रहा नहीं है। दिल्ली जो है पूरा इसके अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इट की वर्ब है सीम्स, लॉन्ग आर्म की वर्ब है इज रमेजिंग अराउंड। रमेज अराउंड मैंने आपको बता दिया, इसका मुझे कोई और सिनोनिम इंग्लिश में याद नहीं आया, बस हिंदी में पता है, चप्पा चप्पा छाड़ने को बोलते हैं रमेज अराउंड करना। आगे बढ़े। PK Patel, Praful Patel, a BJP politician from Gujarat who arrived as administrator in December, appears determined to upend the landscape and recast the lives of the Icelanders, around 70,000 of them, all according to his authoritarian imagination। कह रहे प्रफुल्ल के पटेल जो कि गुजरात से बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं और जो अराइव किए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे दिसंबर के अंदर, है ना, लक्षद्वीप के दिसंबर में एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए। कह रहे ये जो पटेल साहब हैं, इनकी अपीयर्स होते हैं, ये दिखाई देते हैं एकदम पक्के इरादों वाले, डिटरमिंट, उतारू। और क्या करने को भाई, अपेंड करने को, औंधा करने को, सर नीचे पाँव ऊपर। अपेंड करना मतलब किसी चीज़ को अप टर्न अपसाइड डाउन कर देना, है ना। तो ये पूरी उथल पुथल करने को उतारू हैं इस लैंडस्केप में, यहाँ के परिदृश्य में, और रिकास्ट करने पे, रीमॉडल करने पे, फिर से बनाने पे जिंदगियों को इन आइलैंड्स की। और कह रहे जो कि हैं लगभग 70,000, है ना। और सारा का सारा एक अकॉर्डिंग टू हिसाब से उसकी उस इमेजिनेशन के, उस विजुअलाइजेशन के, उस सोच के, जो बड़ी ही अथॉरिटेरियन है, जो बड़ी ही तानाशाही है। समझ गए। तो ये आए हैं दिसंबर में साहब, और दिसंबर से भी हुए हैं 5 महीने। 5 महीनों में ये उतारू हो गए हैं। कैसे करके लक्षद्वीप को मैं पूरा बदल दूं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को भी रीमॉडल कर दूं, जो वो खाते हैं उनके उसको हटा करके कुछ और खिलाऊं, जो वो पहनते हैं या वो जो करते हैं उसको भी हटा करके कुछ और करवाऊं, ऐसे रिकास्ट करवाऊं उनकी ज़िंदगियों को, 70,000 लोगों की। और ये सब हो रहा है इनकी उस इमेजिनेशन से जो बड़ी ही तानाशाही है, अथॉरिटेरियन है। समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। इमेजिनेशन को विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही, ये ऊपर इंपीरियस वर्ड आया था, उसी का सिनोनिम है अथॉरिटेरियन, है ना। हाई हैंडेड, कैवेलियर, अंडर हैंडेड से डिफरेंट है हाई हैंडेड, बार बार बताता हूँ मैं। रिकास्ट मतलब रीमॉडल करना। अपेंड मतलब सर नीचा पाँव ऊपर करते हो ना, तो उसको करते हो अप एंड। एंड को आपने अप कर दिया, है ना। एंड तो सबसे लास्ट में आता है, अब उसको शुरू में ले आए। किसी चीज़ को इन्वर्ट करना, टर्न अपसाइड डाउन करना, उथल पुथल मचाना। बढ़े आगे। चलो। कह रहे द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021
gives sweeping powers to the administrator to take over land and forcibly relocate people and proposes harsh punishment to those who resist। करेक्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है 2021 का, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ड्राफ्ट का मतलब है फाइनलाइज होना बाकी है, अभी इन्होंने सोचा है लाने का, सिर्फ अभी जो है इसको तैयार कर रहे हैं, तैयार करके इन्होंने पब्लिक को दिखाया है खाली। कह रहा है ये जो रेगुलेशन है ये देता है पावर्स को इस एडमिनिस्ट्रेटर को, और पावर्स कैसी, स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब होता है अपने आप में एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है कि इस तरह की है इस तरह की नहीं है, हर तरह की पावर्स हैं, समझ गए ना। तो स्वीपिंग पावर्स देता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को। अच्छा क्या करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, ले लेने के लिए जो है लैंड को, उनकी ज़मीन को, और फोर्सिबली रेलोकेट करने के लिए, मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए लोगों को। कह रहा है एक तो काम करता है ये है ना ऐसी पावर्स देने का, दूसरा यही रेगुलेशन प्रपोज करता है बहुत ही कड़ी सज़ा को उन लोगों के लिए जो मना करें हु रजिस्ट। समझ गए सेंटेंस को। रेगुलेशन की दो वर्ब्स हैं, पहला है रेगुलेशन गिव्स, दूसरा एंड के बाद रेगुलेशन प्रपोजेस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। स्वीपिंग पावर्स मैंने आपको बता दिया अपने आप में एब्सोल्यूट हो, कोई किंतु परंतु नहीं, सभी पावर्स हैं, है ना। टेक ओवर करने का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूँ शुद्ध हिंदी में, देसी हिंदी में, तो हथियार लेना, है ना। वैसे टेक ओवर का मतलब होता है ले लेना किसी से। रेलोकेट, अगर आप किसी की लोकेशन को री कर दो, आज उसकी लोकेशन है ए, अब आपने उसकी लोकेशन को बी बना दिया, तो इसको कहते हैं रेलोकेट करना, किसी को हटाना, शिफ्ट करना, मूव करना, लोकेशन को चेंज करना, ठीक है। रजिस्ट का मतलब है मना करना, सामने से जो है अपोज करना। यहाँ पे दोज क्यों लगा है ये आज, चलो आज छोड़ देते हैं इसको, है ना। दोज वाला कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो, आपको पता होना चाहिए कब दे लगेगा, कब देम लगेगा और कब दोज लगेगा। फटाफट अपने दिमाग में सोचो दोज लगाने का क्या रीज़न है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इन अदर मेजर्स proposed or implemented the consumption of sale of beef a part of the food habits of many could be an offense punishable by 7 years in prison। कह रहा है दूसरे कई कदमों में जो proposed हैं या implemented हैं, जो या तो लग गए हैं या लगाने बाकी हैं, है ना। कह रहा है जो कंजम्पशन और सेल है, बेचना और खाना है बीफ को, गाय के मांस को, जो एक हिस्सा है फूड हैबिट्स का यहाँ पे कई लोगों की, है ना, आदिवासी लोग हैं। कह रहा है ये जो चीज़ है ये हो सकती है एक ऑफेंस जो पनिशेबल वो 7 सालों से 7 ईयर से प्रिजन के अंदर। तो ऐसे मेजर्स भी उठ गए हैं वहाँ पे कि गाय का मांस खाओगे या बेचोगे 7 साल की सज़ा हो जाएगी, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग सालों से खाते आ रहे हैं, उनकी फूड हैबिट्स का पार्ट है बीफ। कह रहे दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, अब दूसरी चीज़ बता रहा है, दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन कैन नॉट कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शंस। कह रहा है वो लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते पंचायती चुनावों को। ये भारत में सभी जगह है, लेकिन अब लक्षद्वीप में भी लगाया जा रहा है ना। पर आदिवासी लोगों में हमें सोचना होगा कि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे तो होते ही हैं, वो उनका कल्चर अभी भी शहरी कल्चर नहीं है ना। समझ गए। अब देखने वाली चीज़ें क्या है, कंजम्पशन और सेल की वर्ब है कुड बी, हु की वर्ब है हैव। अच्छा ये दोज जो है ना, दोज, ये दोज की वर्ब है कैन नॉट कॉन्टेस्ट। यहाँ पे दोज आपका सब्जेक्ट बन के आया है, इसको मैं फटाफट से कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर, है ना। दोज कैन नॉट कॉन्टेस्ट और हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। बढ़े आगे, यहाँ पे दोज ऑब्जेक्ट के तौर पे दोज था, यहाँ पे दोज सब्जेक्ट के तौर पे दोज है। दोज लगने का कारण वही है जो यहाँ था और यहाँ है ना। फटाफट जो अपने नोट्स को निकालो, पता लग जाएगा आपको दोज क्यों लगाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एनीवन कुड बी हेल्ड इन प्रिजन विदाउट रीजन अप टू अ ईयर अंडर अ न्यू गुंडा एक्ट इन अ प्लेस दैट हैज़ अ वेरी लो क्राइम एक्ट। तो लक्षद्वीप में एक नया लॉ लेकर के आए हैं जिसका नाम है गुंडा एक्ट। कह रहा है किसी को भी इस गुंडा एक्ट के अंदर हेल्ड किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है जेल में 1 साल तक बिना उसको कारण बताए। ऐसा एक्ट जो है वहाँ पे लगा दिया गया है। कह रहा है जो लगाया गया एक नए गुंडा एक्ट के अंडर में, और कह रहा है एक ऐसी जगह पे लगाया गया है जिसमें वैसे ही बहुत वेरी लो क्राइम रेट है, क्राइम रेट ना के बराबर है ना। तो ऐसा भी वहाँ पे हो गया है। एनीवन की वर्ब है कुड बी हेल्ड, दैट की वर्ब है हैज़। बड़े आगे ये गुंडा एक्ट जो है ना, ये वास्तव में एक्ट का नाम है, गुंडा एक्ट नाम से ही वहाँ पे लगाया गया लक्षद्वीप में। कह रहा द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज हैज़ बीन इम्पीडेड बाय माइंडलेस रेगुलेशंस दैट डिनाइड देम एक्सेस टू कोस्ट लाइन्स। कह रहा जो परंपरागत रोजगार है फिशिंग कम्युनिटी का, मछली पकड़ने वाली समुदायों का, कह रहा उसको इम्पीड किया गया है, उसको हिंडर किया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, स्टॉप किया गया है, रास्ते में रोड़े डाले गए हैं। अच्छा कैसे डाले गए हैं इसके रास्ते में रोड़े? माइंडलेस रेगुलेशंस के द्वारा।
ऐसी नियमों के द्वारा जो माइंडलेस है, सेंसलेस है, बिना सोचे समझे हैं। और ये वो रेगुलेशंस भी हैं जो मना करते हैं इनको एक्सेस कोस्ट लाइंस का, समुद्री किनारों का। तो ऐसा भी किया गया है वहाँ पे, है ना। इस तरह के रेगुलेशन लगाए गए हैं कि अब आप समुद्री किनारों पे जाकर के ज़्यादा मछली वाला काम नहीं कर सकते, मछली नहीं पकड़ सकते। समझ गए। लाइवलीहुड की वर्ब है हैज़ बीन इम्पीडेड। इम्पीड मैंने आपको बता दिया, रोड़े अटकाना, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट करना। माइंडलेस मतलब बिना सोचा समझा। एक्सेस के बाद में टू लगाएंगे। किस चीज़ का एक्सेस भाई? एक्सेस टू कोस्ट लाइन्स, है ना। एक्सेस ऑफ नहीं, एक्सेस टू। कोस्ट लाइन्स होता है समंदर का किनारा। देयर शेड्स ऑन द कोस्टल एरियाज हैव बीन डिमोलिश्ड सेइंग दे वॉयलेटेड द कोस्ट गार्ड एक्ट। उनके जो छप्पर हैं, जो शेड हैं, जो टपरियां हैं, है ना, कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। कह रहा उनको डिमोलिश कर दिया गया है, उनको गिरा दिया गया है, ऐसा कहते हुए सेइंग कि वो वॉयलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं इस एक्ट का, कोस्ट गार्ड एक्ट का। अब देखो इस सेंटेंस में शेड्स की वर्ब है हैव बीन डिमोलिश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस में। अब जब ये काम डिमोलिश होने का हुआ उसी वक्त ये भी कहा जा रहा था कि ये वॉयलेट करते हैं, तो इस काम के साथ में दूसरा काम हो रहा था, सेइंग बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। समझ गए ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। डेयरी फार्म्स रन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन शट। जो डेयरी फार्म्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रन किए जाते थे, अब उनको शट कर दिया गया, वहाँ पे बंद कर दिया गया। अगले एक पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है ना। डेवलपमेंट एज इट इज़ कमिंग इज़ नॉट अ प्रॉमिस बट अ सीरियस थ्रेट टू द पीपल ऑफ लक्षद्वीप एंड द फ्रेजिल इकोसिस्टम। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जैसा कि आ भी रहा है, एज इट इज़ कमिंग, है ना, जैसा कि कहा जा रहा है कि लाया जा रहा है ना, एज इट इज़ कमिंग। इज़ नॉट अ प्रॉमिस, ये कोई वादा नहीं है, बल्कि एक सीरियस थ्रेट है, बहुत ही गंभीर चुनौती है। और किन के लिए? लोगों के लिए, लक्षद्वीप के और वहाँ के भंगुर, वहाँ के फ्रेजिल, वहाँ के कमज़ोर से इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो कह रहा है आप कह रहे हो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं लक्षद्वीप में, ये विकास कोई वादा नहीं है यहाँ पे। विकास तो यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, जो लाखों सालों से, हजारों सालों से लक्षद्वीप के अंदर अलग थलग होकर के जी रहे हैं, है ना, आदिवासियों की ज़िंदगी, और यहाँ के बहुत ही भंगुर इकोसिस्टम के लिए। तो यहाँ पे विकास करके, इमारतें बना करके कुछ होगा नहीं। डेवलपमेंट की वर्ब है इस, ये नॉट को निकाल देना, एक सेकंड रुक जाओ। इसकी वर्ब है इस, है ना, नॉट तो एडवर्ब होती है, तो मैं इसको इस डाल देता हूँ यहाँ से। और इट की वर्ब है इज कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस में। फ्रेजिल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, भंगुर, है ना, डेलिकेट, फीबल। जो चीज़ हाथ लगाते टूट जाए उसको बोलते हैं फ्रेजिल। जैसे कांच की कोई चीज़ होती है ना, फ्रेजिल होती है। कह रहा मिस्टर पटेल इज़ नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रोवर्सीज। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर पटेल, वो हो भी कॉन्ट्रोवर्सीज से। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, है ना, विवादों से भी उनका गहरा नाता है। कोई स्ट्रेंजर नहीं है वो, विवादों के लिए कुछ नए आदमी नहीं है वो, विवादों से गहरा नाता रखने वाले आदमी है ना। व्हेन यू आर नो स्ट्रेंजर टू समथिंग, उस चीज़ से आपका गहरा नाता होता है हिंदी के अंदर। इन मार्च द मुंबई पुलिस नेम्ड हिम एज एन अक्यूज्ड इन अ केस related to the death by suicide of 7-time दादरा एंड नागर हवेली MP मोहन डेलकर। कह रहा मार्च के अंदर मुंबई की पुलिस ने इनको नेम किया, उनको लिखा उनका नाम, एक अक्यूज के तौर पे, एक अभियुक्त के तौर पे, आरोपी के तौर पे, एक ऐसे केस में जो रिलेटेड था मौत से। और मौत कैसे? सुसाइड के जरिए, है ना। और किसकी? 7 बार दादरा और नागर हवेली के MP मोहन डेलकर की। तो इनकी सुसाइड के केस में भी इनको अभियुक्त बनाया गया था, इन्हीं आदमी को, मिस्टर पटेल को, मार्च के अंदर इसी साल। समझ गए। अब इस सेंटेंस में एक एरर है, एरर आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, 4-5 सेकंड में आपको देता हूं, फिर उस एरर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। चलो, ये एरर आपको कई बार हम कर चुके हैं, अभी तक पकड़ में आ जानी चाहिए। ये वाली सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में एज को नहीं लेती हैं। कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम और कंसिडर। अगर आपने किसी को कोई नाम दिया है तो एज लगा के ना बताएं। जैसे पुलिस ने इनको नाम दिया अक्यूज का, नेम के बाद में एज ना लगाएं। द इंडियन मीडिया नेम्ड हर्षन मेहता एज द बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। इंडियन मीडिया ने नाम दे दिया हर्षन मेहता को, और कैसे नाम दिया? बिग बुल जो है स्टॉक मार्केट्स का। ये नेम वर्ब को एज की जरूरत है ही नहीं, है ना, इस एज को निकालो। नेम्ड हर्षद मेहता द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। समझ गए ना। शी रिफ्यूज टू हेल्प अस एज शी डिडंट कंसीडर अस एज आवर फ्रेंड्स। उसने मना कर दिया हमारी मदद करने को क्योंकि वो नहीं मानती थी हमें अपना दोस्त। कंसीडर अस एज हर फ्रेंड्स। एज मत लगाओ, कंसीडर के बाद में सीधे लिख दो कंसीडर अस हर फ्रेंड्स।
समझ गए ना, एज इन वर्ब्स के बाद में ना लगाएं, और इन वर्ब्स के बाद में हमेशा आएगा। आप अगर रीडिंग करते हो तो ये वैसे ही पता पड़ जाएगा आपको, है ना, ट्रीट के बाद में, रिगार्ड के बाद में, नो के बाद में, डिफाइन के बाद में एज आता है। सचिन तेंदुलकर इज रिगार्डेड गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को रिगार्ड किया जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है ना, रिगार्डेड एज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इस तरीके से इनके बाद में लगाओ, इनके बाद में मत लगाओ। अब अक्सर जो है गलती कर देते हैं एडिटर्स, यहाँ पे नेम के बाद में एज को यूज़ किया हुआ है। एग्जाम में मत करके आना अगर एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो। बढ़ते हैं आगे। 7 टाइम आप जानते हैं, यहाँ पे बीच में हाइफन क्यों है, पीछे एस क्यों नहीं लगा है, रीजन आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। कह रहा मिस्टर पटेल वॉज नेम्ड इन सुसाइड नोट। पटेल साहब का नाम लिया गया था सुसाइड नोट में, है ना, इसीलिए इनको अभियुक्त बनाया भी गया था। कह रहा ही इज़ द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर, और वो पहले पॉलिटिशियन हैं, पहले नेता हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले। कह रहा इन द लास्ट 5 months ही हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड अ यूनिक डिसरिगार्ड फॉर द पीपल्स कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज। कह रहा पिछले 5 महीनों में उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है एक यूनिक डिसरिगार्ड को, और किसके लिए यूनिक मतलब अपने आप में अलग, डिसरिगार्ड मतलब बिल्कुल भी रिगार्ड ना देना, है ना, बिल्कुल भी इज्जत ना देना। तो एक यूनिक सा डिसरिगार्ड दिखाया है वहाँ के लोगों की चिंताओं और प्रायोरिटीज़ के तौर पे, उनकी प्राथमिकता और उनकी चिंताओं के लिए बिल्कुल भी इन्होंने कंसर्न को नहीं दिखाया है। समझ गए। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल और पब्लिक गुड इन दीज ब्लैटेंटली आर्बिट्रेरी मेजर्स देर आर फियर्स ऑफ अदर मोटिवेशंस। कह रहे किस एब्सेंस में, नामौजूदगी में किसी भी प्रशासनिक लॉजिक की, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल की, और या फिर लोगों की पब्लिक गुड की, पब्लिक की भलाई की। कह रहा दोनों ही चीज़ों की नामौजूदगी में ना तो कोई प्रशासनिक तौर पे लॉजिक दिखाई दे रहा है और ना ही लोगों की कुछ भलाई दिखाई दे रही है। किन चीज़ों में भाई, इन खुलेआम चले गए तानाशाही कदमों में, ब्लेटेंटली आर्बिट्रेरी मेजर्स में। कह रहे इन दोनों की नामौजूदगी के अंदर, है ना, कह रहे ऐसे फियर्स भी हैं दूसरे कई मोटिवेशंस के, दूसरे कई ऑब्जेक्टिव्स के भी। लोगों को देखने में ये भी लग रहा है कि कुछ और स्वार्थ को सिद्ध किया जाएगा लक्षद्वीप में ये सब काम करके, क्योंकि कोई लॉजिक तो है ही नहीं इन स्टेप्स के पीछे दूसरा, है ना। देखने वाले वर्ड्स आर की वर्ब है फियर्स, देर आपका सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट है, एक्चुअल सब्जेक्ट है फियर्स, है ना। देर से सेंटेंस शुरू हो, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा होता है। मोटिवेशन आप जानते हैं, आर्बिट्रेरी ऊपर आया था, वही वाला आर्बिट्रेरी जो कि हाई हैंडेड है, जो कि कैवेलियर है, जो कि इंपीरियस है ना, डिक्टेटोरियल है। ब्लैटेंटली मतलब खुले तौर पे, ब्रेजनली, ओपनली, फ्लैग्रेंटली, खुलेआम, एकदम धड़ल्ले से कोई चीज़ होती है तो वो ब्लैटेंटली होती है। रैशनल आप जानते हैं लॉजिक को बोला जाता है। एडजेक्टिव फॉर्म होती है रैशनल, लॉजिकल, और नॉन फॉर्म होती है लॉजिक, रैशनल। बोलने में दोनों रैशनल है लेकिन नॉन फॉर्म में ई लगेगा। ये दोनों वर्ब्स को आप आपस में, इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, देयर इज नो रैशनल या रैशनल बिहाइंड मेकिंग एनी मूव विदाउट रैशनल या रैशनल थिंकिंग। आपको चूज़ करना है कहाँ पे क्या लगाया जाए। तो कह रहा है कोई भी रैशनल नहीं है। यहाँ पे आपको नाउन चाहिए इस वर्ब के लिए, लॉजिक की बात हो रही है तो आप इसको चूज़ करेंगे, है ना। कोई भी लॉजिक नहीं है, रैशनल नहीं है बनाने के पीछे इस मूव को बिना किसी रैशनल थिंकिंग के। अब यहाँ पे थिंकिंग नाम के जीरन के लिए या नाउन के लिए आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि होगा बिना ई वाला रैशनल, है ना। तो इसी तरीके से दोनों वर्ड जो हैं अपनी अपनी जगह पे यूज़ होंगे अपने अपने हिसाब से, रैशनल और ई वाला रैशनल, बिना ई वाला रैशनल। बढ़े आगे। कह रहा है कमर्शियल इंटरेस्ट कुड बी एट प्ले एंड द लैंड दैट इनहेबिटेंट्स आर फोर्स्ड टू पार्ट विद कुड बी ट्रांसफर टू बायर्स फ्रॉम आउटसाइड। कह रहे कमर्शियल इंटरेस्ट भी एट प्ले हो सकते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट भी अपना खेल खेल रहे हो सकते हैं। जब भी कोई चीज़ एट प्ले होती है ना तो पर्दे के पीछे वो काम कर रही होती है, अपना खेल खेल रही होती है। कह रहे ऐसे व्यावसायिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, और जो लैंड है जिसको इनहेबिटेंट्स फोर्स किए जा रहे हैं, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के लोकल लोग जिनको मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्ट विद करें, उस लैंड से अलग हो जाएं, है ना। कह रहे ये ट्रांसफ़र की जा सकती है लैंड बायर्स को, बाहर से आने वाले। तो ये काम भी हो सकता है आने वाले टाइम में, वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती ली और ये कोई आदमी गया दिल्ली से और उसने प्लॉट वहाँ पे खरीद लिया। तो कह रहा है ऐसा काम भी, कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। समझ गए। इंटरेस्ट की वर्ब है कुड बी, लैंड की वर्ब है कुड बी ट्रांसफर्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इनहेबिटेंट्स की वर्ब है आर फोर्स्ड। अब इसमें देखने वाले वर्ड सब बहुत सारे है ना। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनहेबिटेंट नाम का वर्ड बना कैसे है, और इससे मिलता जुलता एक वर्ड और भी है। इनहेबिट का मतलब होता है रहना, लिव करना। एक वर्ड होता है इनहिबिट, इनहिबिट ये मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है क्योंकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है ना। इनहिबिट को मैं खबरी पे कराऊंगा आपको। तो इनहेबिट का मतलब होता है रहना या लिव करना।
इनहैबिट से वर्ड बनता है इनहैबिटेंट, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैबिटेंट। इनहैबिटेंट बोल दो चाहे हैबिटेंट बोल दो, एक ही बात है ना। इनहैबिटेंट या हैबिटेंट का मतलब है रहने वाला। भाई किसी एरिया में कोई रहता हो, वो आदमी वहाँ का इनहैबिटेंट है। हिंदी में बोलते हैं वाशिंदा, है ना, रहने वाला। इनहैबिट से ये एक वर्ड बनता है हैबिटेट। ये क्या बना वर्ड हैबिटेंट, ये क्या बना वर्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो एरिया या एनवायरनमेंट जहाँ पे हैबिटेंट्स रहते हैं। समझ गए ना। मान लो कोई गांव है, गांव में जो हैबिटेंट्स हैं वो उस गांव में रहते हैं, तो वो गांव बन गया उनका हैबिटेट, है ना। बस्ती को, इलाके को बोलते हैं हैबिटेट। तो गलती कहाँ होती है, हैबिटेंट और हैबिटेट के बीच में अलग अलग तरीके से इनको लोग यूज़ कर लेते हैं। हैबिटेंट होता है एरिया, हैबिटेंट होता है लोग, हैबिटेट होता है एरिया। अब देखो हैबिटेट से एक और वर्ड बनता है हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब है घर या आपका हाउस। समझ गए, आपके घर को बोलते हैं आप हैबिटेशन। तो ये वर्ड सारे याद रखना, हैबिटेंट, हैबिटेट और हैबिटेशन। चलो आगे बढ़े। अभी देखो पार्ट विद वाला कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन चैप्टर में हम कर चुके हैं। पार्ट के बाद में फ्रॉम आएगा, पार्ट के बाद में विद आएगा। दोनों का मतलब है किसी चीज़ से अलग होना। पार्ट फ्रॉम का मतलब है किसी जीती जागती चीज़ से अलग होना। पार्ट विद का मतलब है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अलग होना। द बेगर हैड नथिंग बट अ टेडी बियर एंड ही रिफ्यूज टू पार्ट फ्रॉम या पार्ट विद इट एज इट बिलोंग टू हिज डेड सन। इस बेगर के पास और कुछ नहीं था सिवाय एक टेडी बियर के, और उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा किसी को भी, क्योंकि उसके डेड सन का था, उसको बिलोंग करता था। अब देखो टेडी बियर जो है, टेडी बियर के लिए हमने लगाया है उससे अलग ना होने के लिए। टेडी बियर एक नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ के लिए आप लगाएंगे पार्ट विद, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यूज़ करना है, कब पार्ट विद और कब पार्ट फ्रॉम को लगाना है। इवन आफ्टर हिज फादर्स डिसअप्रूवल सलीम वॉज नॉट रेडी टू पार्ट विद या फ्रॉम अनारकली। अपने पापा की नाराज़गी के बावजूद सलीम तैयार नहीं था अनारकली से अलग होने को। अनारकली तो लिविंग थिंग थी, है ना, तो लिविंग के लिए पार्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे लैंड से हैबिटेट्स को अलग किया जा रहा है, तो लैंड तो लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग है, इसलिए हम लगा रहे हैं पार्ट विद। चलो आगे बढ़े। जो आप ग्रामर कॉन्सेप्ट सीख के बैठे हो, पूरी ग्रामर सीरीज करके बैठे हो, या आपने अभी करनी बाकी है, वही सब हम यहाँ पे जो है ना रिवाइज करते हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ लगता है कि सर इतने सारे रूल्स बता रहे हैं, ये एक एक रूल आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ ना बेसिक्स के अंदर, वहाँ से सीखो और यहाँ पे अप्लाई करो, फिर होगी प्रैक्टिस आपकी। देयर कुड ऑल्सो बी इल एडवाइज पॉलिटिकल प्लान्स टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द आइलैंड्स। कह रहा है वहाँ पे हो सकते हैं इल एडवाइज्ड पॉलिटिकल प्लान्स, गलत तरीके से बने हुए सियासी योजनाएं चेंज करने के लिए डेमोग्राफी को इस आइलैंड्स की। डेमोग्राफी क्या होती है भाई, लोगों की ग्राफी। डेमो मतलब लोग, ग्राफी मतलब ग्राफ। वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पे जनरल वाले ज़्यादा हो जाएं, एसटी वाले ज़्यादा हो जाएं, हिंदू ज़्यादा हो जाएं, क्रिश्चियन ज़्यादा हो जाएं, मुस्लिम ज़्यादा हो जाएं, है ना। डेमोग्राफी होती है किस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, किस एज के हैं कितने, है ना, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कौन सी कैटेगरी से आते हैं। अगर डेमोग्राफी को आप चेंज कर रहे हो तो वहाँ के लोगों का लैंडस्केप ही आप चेंज करने वाले हो, प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, है ना। तो ऐसे गलत प्लान्स भी हो सकते हैं कि वहाँ पे अपने लोगों को बसा दिया जाए। समझ गए। इल एडवाइस्ड आपने देखा था ऊपर, इल कंसीव्ड, इसीलिए इल एडवाइस्ड आया। इल मैनर्ड, इल हमेशा लगेगा एडजेक्टिव के आगे। कह रहा पीपल हैव रीजन इन प्रोटेस्ट बट फार फ्रॉम लिसनिंग टू देम द एडमिनिस्ट्रेटर सीम्स इंसिस्टेंट ऑन हिज प्लान्स। कह रहा लोग खड़े हो गए हैं प्रोटेस्ट में, लोग ऑपोजिशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनना तो दूर, फार फ्रॉम लिसनिंग टू, उन लोगों को कह रहा सुनना तो दूर, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सीम दिखाई देता है उतारू होता हुआ अपने प्लान्स पे। ना तो उनकी सुनने को तैयार है, ना कुछ कहने को तैयार है। कह रहे प्लान्स है मेरे, मैं इनको करके दिखाऊंगा, तो उतारू है, इंसिस्टेंट ऑन है। समझ गए। राइज, रेज, रीजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, आप दोनों वर्ब्स के बीच का डिफरेंस अगर कर सकते हैं तो खुद सोच के बताएं यहाँ पे रीजन क्यों लिखा है, रेज्ड क्यों नहीं लिखा है। साथ साथ एक्सरसाइज करते जाया करो, है ना, आपको पता लगे जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं वो कितना मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। इंसिस्टेंट का मतलब उतारू, अनरिलेटिंग बोल दो, परसिस्टेंट बोल दो, है ना, किस चीज़ पे उतारू ऑन लगा के बताया करो। कह रहा राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम केरला, के.सी. वेणुगोपालन ऑफ कांग्रेस एंड एल्लामारम करीम ऑफ द CPIM हैव इन सेपरेट लेटर्स अर्ज्ड द प्रेसिडेंट टू रिकॉल द एडमिनिस्ट्रेटर। तो राज्यसभा के MP जो हैं कहाँ से, केरला से जो मेंबर्स हैं, पहले तो हैं के.सी. वेणुगोपालन और दूसरे ये वाले दोनों पार्टियों के, ये अर्ज कर चुके हैं परफेक्ट टेंस में, ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, अर्जी दे चुके हैं प्रेसिडेंट साहब को कि वो फिर से बुला ले, रिकॉल कर ले इस एडमिनिस्ट्रेटर को। तो पॉलिटिकल बैकलैश भी इनके खिलाफ केरला से आ रहा है।
समझ गए। इन दोनों की वर्ब है हैव हेल्पिंग वर्ब, अर्ज्ड मेन वर्ब, है ना। कह रहे द रैशनल फॉर कार्विंग आउट यूनियन टेरिटरीज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज टू प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिचुएशंस ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। कह रहे जो रैशनल है, जो लॉजिक है तराशने का, कार्व आउट करने का यूनियन टेरिटरीज को, और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे। कह रहे ये रैशनल इज़ ये है प्रोटेक्ट करना वहाँ के यूनिक कल्चरल और हिस्टोरिकल सिचुएशंस को, वहाँ की जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सिचुएशनों को, और किसकी, उनके इनहेबिटेंट्स की, वहाँ के लोगों की। तो यही लॉजिक होता है किसी यूटी को बनाने का, तराशने का। अगर आप यूटी बना रहे हो तो आप यही सोच रहे हो कि यहाँ के लोग थोड़े यूनिक हैं, इनकी कल्चरल हेरिटेज को अलग से जो है ना मैनेज किया जाए, ताकि इनको जो है संजो के रखा जाए। समझ गए ना। रैशनल का मतलब है इज, कार्व आउट करना मतलब अलग करना, तराशना, है ना, टू सेपरेट। ये वर्ड हमने कल ही किया था, शायद परसों किया था। इनहेबिटेंट्स आप ऊपर देख चुके हो। इनहेबिटेंट मतलब हैबिटेंट, रहने वाला। हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह। कह रहे द सेंटर इज इनवर्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इनटू अ लाइसेंस टू इंटरफेयर। कह रहे सेंटर जो है इन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को, जो है प्रोटेक्ट करने की, महफूज करने की, है ना, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिचुएशन को महफूज करने की। कह रहा है सेंटर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, और किस में, एक लाइसेंस में जो है इंटरफेयर करने का, दखल अंदाजी करने का, अपनी नाक घुसाने का। समझ गए ना। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इंटरफेरेंस हो रहा है। सेंटर की वर्ब है इन्वर्ट, इन्वर्ट इंटू एक साथ में आएंगे, इसका मतलब है किसका किस में बदल जाना, चेंज हो जाना। करेक्ट मस्ट रिकॉल द एडमिनिस्ट्रेटर एंड रीअश्योर द आइसलैंडर्स। कह रहे इसको बुला ही लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को, और फिर से भरोसा दिलाना चाहिए वहाँ के हैबिटेंट्स को, आइसलैंडर्स को, कि हम जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे। रीअश्योर का मतलब है और ज़्यादा, और फिर से भरोसा दिलाना, फिर से अश्योर करना। समझ गए। चलो अब आ जाओ फटाफट से अपने क्विज़ पे। सिंपल सा आर्टिकल है, कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे, अब इनको अप्लाई कर लेते हैं। क्विज़ भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। फर्स्ट वाला थोड़ा आपको लगेगा। इन चार में से एक आपको बताना है। एक काम करते हैं, आज मैं करवाता हूँ आपको ग्लोस टेस्ट, है ना। ये फर्स्ट वाला आप इन चारों कॉन्सेप्ट को लगाओगे जो ग्रामर के सीखे हैं ना, उन्हीं में से एक, चारों कॉन्सेप्ट को लगा के एक आपको मिलेगा सही सेंटेंस। सब लोग इसको एक ट्राई दें, स्क्रीनशॉट लेकर के। आंसर मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। क्विज़ को, ये वाले क्लोज टेस्ट को मैं आपको करवा देता हूँ। कह रहे द डैश ऑफ द आर्किपेलागो हैव रिफ्यूज टू पार्ट डैश देयर लैंड एंड कैटल। कह रहे जो डैश हैं इस आर्किपेलागो के, उन्होंने मना कर दिया है कि वो पार्ट करेंगे, अलग होंगे अपनी लैंड से, अपनी ज़मीन से और अपने जानवरों से। अब ये बताओ ये आर्किपेलागो के कौन है, लोग हैं या हैबिटेंट है या हैबिटेट है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए वाशिंदे, लोग, रहने वाले, है ना। हैबिटेशन का मतलब होता है घर, हम घर की बात नहीं कर रहे हैं। इनहैबिटेंट का मतलब है इंसान, ये हो सकता है हमारा आंसर, है ना, हो सकता है। हैबिटेंट्स ये भी हो सकता है हमारा आंसर। हैबिटेंट मतलब रहने वाले लोग, और हैबिटेट्स इसका मतलब है इलाके, इलाके की बात नहीं हो रही है, ये गलत है। अब या तो ये है या ये है। अब आपको देखना है, ये जो है ना बहुत सारे इन्होंने हैव रिफ्यूज़ किया है, ये बहुत सारे हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं प्लूरल है। इनहैबिटेट हो सकता था लेकिन इसके आगे एस लगा होता तब, तो ये आपका आंसर कतई नहीं है। आपका आंसर कौन बना भाई, हैबिटेट्स, ठीक है ना, हैबिटेट्स। तो हैबिटेंट्स ऑफ द आर्किपेलागो हैव रिफ्यूज्ड। अब देखो आगे, हैव रिफ्यूज टू पार्ट फ्रॉम विद बाय अलोंग देयर लैंड एंड कैटल। देखो लैंड और कैटल जो है ना, वैसे तो कैटल तो जानवर है, जिंदा है, लेकिन कैटल आप इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो। आपका कुत्ता है, आपको उससे प्यार हो सकता है ना। आपका कोई बिल्ली है, आपके घर में कोई पेट एनिमल है, तब तो आप फ्रॉम लगा दो, है ना। लेकिन लैंड और कैटल ये एक सिंगुलर आइडिया को बताने वाला एक नाउन है, ज़मीन और जानवर, है ना। यहाँ पे आप किसी से प्यार की बात नहीं कर रहे हो, आपके वैल्यूबल्स, आपकी पूंजी की बात कर रहे हो। तो इन्होंने अपनी पूंजी से अलग होने के लिए मना बोला है, लैंड और कैटल से। तो आप यहाँ पे पार्ट विद, समझ गए ना। कैटल जिंदा है लेकिन लैंड और कैटल में हम बात कर रहे हैं अपनी पूंजी की, हमारे मवेशियों की, हमारी ज़मीन की। तो पार्ट विद हो गया। अब कह रहा है अपोजिंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन ऑफ द सेंटर। कह रहा है ये हुआ जब रिसेंटली एक लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, उसके जो है सामने अपोज करते हुए। कह रहा है हाउ एवर द सेंटर हैज़ इट्स ओन साइड ऑफ द स्टोरी। कह रहा है हालांकि सेंटर की अपनी खुद की भी कहानी है, अपनी तरफ की कहानी सेंटर बयां करता है। और कह रहा है एंड द डैश बिहाइंड इट्स मूव इज़। कह रहे जो डैश है ना, जो रैशनल है या लॉजिकल है, इलॉजिकल है, इसकी मूव के पीछे इज़ वो है। अब ये बताओ पहले यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपको चाहिए सब्जेक्ट, समझो मेरे बात।
इट्स मूव के पीछे जो इज है, इस इज की वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट होगा एक नाउन, नाउन है रैशनल। ये रैशनल जो है ये एडजेक्टिव है, लॉजिकल इसका सिनोनिम है, ये भी एडजेक्टिव है, इलॉजिकल इनका एंटोनिम है, ये भी एडजेक्टिव है ना। तो आपको इसकी ज़रूरत थी एक नाउन की, रैशनल की। तो कह रहा है लेकिन जो लॉजिक है इसकी मूव के पीछे इज सपोज्ड, वो माना जाता है, बिलीव किया जाता है, वो कह रहा है इज सपोज टू रिवाइव, वो है रिवाइव करना, फिर से जिंदा करना डैश टूरिज्म इंडस्ट्री को, इस यूटी की। अब कैसी टूरिज्म इंडस्ट्री? सिक है, इल है, बैड है या वेल है? सिक है, इल है, बैड है या वेल है? देखो खराब है, खराब तो मान ही रहे ना, उसी को रिवाइव करेंगे, तो वेल का तो काम है ही नहीं। वेल का मतलब होता है अच्छा, है ना, और वैसे भी वेल एक एडवर्ब है, हम इसको यूज़ भी नहीं कर रहे। बैड का मतलब होता है खराब, हम यहाँ पे बैड लिख देंगे तो उसका मतलब होगा बदमाश टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत ही खराब है ना, मतलब अपने बिहेवियर से और इस तरीके से ख़राब है, हम उस बैड की बात नहीं कर रहे हैं। इल का मतलब क्या होता है? बीमार, लेकिन इल किसी नाउन के बाद में आए तब बीमार होगा, पहले आएगा तो ख़राब की बात करेगा, तो इल टूरिज्म इंडस्ट्री भी नहीं हो सकता। सिक हो सकता है, सिक का मतलब है बीमार, है ना। तो सेंटर का रैशनल यही है कि इसका जो मूव है ना वो सपोज्ड है, बिलीव्ड है कि वो रिवाइव करेगा वहाँ की बीमार टूरिज्म इंडस्ट्री को। इल और सिक का फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है। इल अगर किसी नाउन के बाद में आए तब उसकी बीमारी के बारे में बताता है, अगर नाउन से पहले आ जाए इल का मतलब है खराब, है ना, बदमाश। आई होप समझ गए होंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर दो सोल्व और अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 5 कितना मिला कमेंट सेक्शन में। मैं अपना आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, फर्स्ट वाले का, है ना। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।